जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें आपको दिखाया था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, हायर हाइस और हायर लोस किस तरीके से लगते हैं। प्लस आपको ये बताया था कि जब एक अप ट्रेंड होता है तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिल रही होती है, सप्लाई फेल हो रही होती है, और जब एक डाउन ट्रेंड होता है तो कंटिन्यूसली डिमांड फेल हो रही होती है और सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो और ये सब चीज़ें हम रियल चार्ट्स के ऊपर देखने वाले हैं। जो भी हमारे पास पेयर ओपन है वो है GBP JPY। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। अभी हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं और जब तक ये अप ट्रेंड चलता रहेगा हमारे पास हायर हाई, हायर लो और हायर हाई लगते रहेंगे। हम एक अप ट्रेंड के अंदर होंगे उस वक्त तक जब तक प्रीवियस हायर लो नीचे ब्रेक नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर ये हाई इस लो को नीचे ब्रेक कर देता है तो हम एक बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हाई अगर ये हाई इस लो को नीचे ब्रेक नहीं कर पाता और इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देकर दोबारा से न्यू हायर हाई लगा देता है तो हम एक अप ट्रेंड के अंदर होंगे। और सेम इसी तरीके से जो एक बीरिश मार्केट होती है उसके अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लगते हैं। और उस वक्त तक हम एक बीरिश मार्केट के अंदर होते हैं जब तक प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर ब्रेक ना कर दे और एक न्यू हायर हाई ना लगा दे। तो अगर हम यूरो USD का चार्ट देखें तो इसके अंदर हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। इसके अंदर हम अभी एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं। जब तक ये हाई मार्केट ऊपर को ब्रेक नहीं करती और एक न्यू हायर हाई नहीं लगाती, अगर प्राइस ये लोअर हाई ऊपर ब्रेक नहीं करती और एक हायर हाई नहीं लगाती, उस वक्त तक हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं। हम सेल ही करेंगे, हम सप्लाई को ही ट्रेड करेंगे। अभी सेम इसी तरीके से जब हमारे पास एक लोअर लो और एक लोअर हाई लगता है तो अभी ये जो चीज़ है तो इसे हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे, अपना सब स्ट्रक्चर कहेंगे। अभी ये M15 का टाइम फ्रेम है, तो जब आप M1 में जाएंगे, M5 में जाएंगे तो आपके पास ये एक अप ट्रेंड होगा। ये M15 की करेक्शन M1 का अप ट्रेंड होगा, M5 का अप ट्रेंड होगा। लेकिन जैसे ही हम M15 के लोअर हाई पर पहुंचेंगे, सप्लाई जोन पर पहुंचेंगे, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि अभी हमने सेल ही करना है। तो हम सप्लाई को ट्रेड करेंगे यहाँ पर और सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलेगी। और जैसे ही सप्लाई जोन पर प्राइस पहुंचेगी तो प्राइस एक न्यू लोअर लो लगा देगी। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो हम M15 के टाइम फ्रेम में हैं और ये हमारा लोअर हाई है और ये लोअर लो। M15 के अंदर हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं। तो इसमें अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक तो वो ये है जो ये लास्ट बीरिश लेग बना है हमारे पास, इसके अंदर M1 का और M5 का भी ट्रेंड है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और इसी तरीके से ये M15 का जो लास्ट बीरिश लेग, इसके अंदर ये M5 का भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन जब प्राइस लोअर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई के लिए करेक्शन स्टार्ट करती है तो भी इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम का M1 का M5 का एक अप ट्रेंड चलता है। और फाइनली जब हम सप्लाई जोन में जाकर टैप होते हैं, प्राइस सप्लाई जोन में पहुंचती है तो दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिलती है और प्राइस दोबारा से एक न्यू लोअर लो लगाती है। अब जब प्राइस यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है कि लोअर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर चलता है इसके अंदर। जब प्राइस लोअर हाई लगाने के बाद न्यू लोअर लो लगाती है और जब प्राइस नीचे आती है सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर
सप्लाई जोन से सेलिंग होती है, तो इस लास्ट बीरिश लेग के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है M5 का और M1 का। तो इसी तरीके से जब प्राइस दोबारा से करेक्शन करती है तो भी M5 और M1 का अप ट्रेंड होता है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको पढ़ाई थी कि जब भी हम एक अप ट्रेंड के अंदर होते हैं तो उसमें सप्लाई फेल हो रही होती है, लेकिन वो सप्लाई इमीडिएटली फेल नहीं होती, उसको एक मरतबा रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर से, देन वो फाइनली फेल हो जाती है। तो अभी हम ये चीज़ रियल चार्ट्स के ऊपर देखने वाले हैं। GBP, JPY, H1 और H4 टाइम फ्रेम के अंदर अभी हमारे पास एक बीरिश स्ट्रक्चर है, एक बीरिश मार्केट के अंदर है हम। तो अगर इसमें आप जाकर देखते हैं तो सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही है और डिमांड फेल हो रही है। लेकिन हर एक डिमांड जोन से, हर एक सप्लाई जोन से हमें रिएक्शन ज़रूर मिलता है, चाहे वो एक दो कैंडल का रिएक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन रिएक्शन ज़रूर मिलता है। अभी H4 के अंदर, H1 के अंदर ये सप्लाई जोन हमें इससे रिस्पेक्ट मिली, प्राइसेस नीचे आई। अभी हमारे पास एक ये डिमांड जोन बना और एक ये डिमांड जोन बना। इस वाले डिमांड जोन ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किए, देन इस वाले डिमांड जोन ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया और उसी तरीके से प्राइसेस अप चलती गई, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं। प्राइसेस इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हैं डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देते हुए, और ये एक अप ट्रेंड है M15 के अंदर। लेकिन जब प्राइसेस दोबारा से सप्लाई जोन पर जाती हैं तो हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी जो नीचे डिमांड जोन है वो इमीडिएटली फेल नहीं हो रहे। अभी प्राइसेस ने क्या किया, जैसे ही प्राइसेस सप्लाई जोन में गई, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाकर टैप हुई, तो प्राइसेस ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए। इंटरनल स्ट्रक्चर की प्राइसेस ने मल्टीपल लेयर ब्रेक की। देन फाइनली प्राइसेस हमारे उस डिमांड जोन में आई जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था और इस सप्लाई को फेल किया था। और इसमें आने के बाद हमें रिएक्शन देखने को मिला। ये डिमांड जोन इमीडिएटली फेल नहीं हुआ, इसे रिएक्शन देखने को मिला। अभी प्राइसेस उस सप्लाई जोन में जाएंगी जिसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में टैप होने के बाद जो रिएक्शन देखने को मिला उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए। देन हम डिमांड जोन पर आए, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट मिली। अब जो वहाँ पर न्यू सप्लाई जोन बना था प्रीवियस सप्लाई जोन की मिटिगेशन के बाद, जिसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए, अब प्राइस उसमें टैप होगी और हमें एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलेगा। सेम अभी हमारे पास ये नीचे भी डिमांड जोन है जिससे कि हमें एक करेक्शन देखने को मिली थी H1 की, H4 की। अभी चलें ये देखते हैं कि ये कितना इसको रिस्पेक्ट देती हैं। अभी ये देखें प्राइसेस जब इसमें आई तो डिमांड को इमीडिएटली फेल नहीं किया, डिमांड को भी रिस्पेक्ट मिली। ऊपर फिर सप्लाई जोन है, हर एक सप्लाई जोन से आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है, सप्लाई जोन से रिएक्शन ज़रूर मिलता है। जैसे कि ये सप्लाई जोन, तो ये हमें रिएक्शन देखने को मिला। अभी ये रिएक्शन इतना था कि डिमांड तक आई प्राइसेस और दोबारा से ऊपर चली गई, और जब दोबारा से सप्लाई जोन में आई जो कि ये वाला सप्लाई जोन था, तो हमें यहाँ से रिएक्शन ज़रूर देखने को मिला, लेकिन वो रिएक्शन इतना था कि डिमांड जोन में आई प्राइसेस और दोबारा से अप चली गई। और फाइनली प्राइसेस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हायर हाइज, हायर लोज, इस तरीके से जब फाइनली सप्लाई जोन में टैप होती हैं तो वहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी उस रिएक्शन ने दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए, और जब डिमांड जोन पर आई तो हमें डिमांड जोन से रिस्पेक्ट मिली और फाइनली उस सप्लाई जोन में टैप हुए जिसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किए थे, और वहाँ से हमें रिएक्शन मिलेगा और एक न्यू लोअर लो लगेगा। अभी प्राइसेस जब इस सप्लाई जोन से रिस्पेक्ट लेकर नीचे आ रही हैं तो प्राइसेस ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पर और ये यहाँ पर। अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद न्यू सप्लाई जोन हमारे पास क्रिएट हुआ है,
जो प्रीवियस सप्लाई जोन की मिटिगेशन के बाद बना है हम उससे एंट्री लेंगे। और फाइनली जब प्राइसेस उसमें आती हैं तो हमें दोबारा से एक रिएक्शन देखने को मिलता है और प्राइसेस अब में भी ये प्रीवियस जो भी हमारे पास लोअर लो है इसको नीचे ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो लगा सकती हैं। दोबारा से वही बात कि हर एक सप्लाई डिमांड जोन से रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है, रिएक्शन ज़रूर मिलता है। ये सप्लाई जोन इससे रिएक्शन ज़रूर मिला, बट फाइनली प्राइसेस ने उस सप्लाई जोन में जाना था जिसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमें एक फॉल थ्रू देखने को मिला, एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, चाहे आप H4 में रहें, H1 में रहें, M1 में रहें या वीकली टाइम फ्रेम में रहें, ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलता है, सप्लाई डिमांड को रिस्पेक्ट इसी तरीके से मिलती है। तो इसकी बजाय कि हम हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, क्यों ना हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करें। एक पेयर सेलेक्ट करें, उसी पेयर पर जितनी हो सके हम प्रैक्टिस करें, देन हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड जोन को लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड करें। अभी मिसाल ले लें, अभी आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इस डिमांड को भी ट्रेड कर सकते थे, इस सप्लाई को भी ट्रेड कर सकते थे। ये एक अच्छी रिस्क रिवार्ड वाली ट्रेड्स थी, और फाइनली इस सप्लाई जोन से तो आपको अच्छी खासी ट्रेड भी मिलती, जो कि आपकी हाईली रिस्क रिवार्ड ट्रेड होती। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो हर टाइम फ्रेम के अंदर एक ही तरीके से चलता है, चाहे वो H1 हो, वीकली टाइम फ्रेम हो या M1 हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा लगता है। आप चाहें तो H4 के सप्लाई डिमांड को आप M15 में भी ट्रेड कर सकते हैं, M1 में भी ट्रेड कर सकते हैं, H4 में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये टोटली आप पर है, आप हर एक टाइम फ्रेम के अंदर रहकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप H4 में ट्रेड करते हैं सप्लाई डिमांड को, तो उससे क्या होगा कि रिस्क रिवार्ड कम होगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़े होंगे, आपको रिवार्ड कम मिलेगा। M15 में करते हैं तो वही सेम चीज़, थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड बेहतर होगा, स्टॉप लॉस थोड़े से कम होंगे। और लेकिन अगर आप M1 के अंदर ट्रेड करते हैं जिस तरीके से, क्योंकि जो हमारे एंट्री क्राइटेरिया होंगे वो M1 के अंदर होंगे, हमने एंट्री M1 के अंदर ही लेनी है। जब हम एंट्री पॉइंट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि एंट्री किस तरीके से लेनी है, कन्फर्मेशन कौन सी होती है। तो आप M1 के अंदर कन्फर्मेशन देखें और वहाँ से एंट्री लें, आपका रिस्क रिवार्ड मैसिव 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 इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर H4 के अंदर आपको इस सप्लाई जोन से 1/3 रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, M15 के अंदर 1/5 मिल रहा है, तो M1 के अंदर आपको 1/20, 30, 50 मिलेगा। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना सीखेंगे, आपकी एंट्रीज़ उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम स्ट्रक्चर को और डीपली रीड करेंगे और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किए जाते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है।